निश्चित तौर पर प्रयागराज एक शिक्षा की राजधानी कही जाती है, लेकिन पिछले लगभग 9 वर्षों में देखा जाए तो जिस तरह से केंद्र की सरकार के द्वारा छात्रों की उपेक्षा की गई है, सबसे ज्यादा लाठियां छात्र अगर कभी पाए तो 2014 से 2023 के बीच में पाए। पर्दाफाश होता जा रहा है कि भैया पेपर देने जाओ, पेपर लीक हो जाए, नियुक्ति आपको मिल नहीं रही है, बेरोजगारी का दर बढ़ रहा है, बेरोजगारी के दर बढ़ने के साथ साथ महंगाई भी बढ़ रहा है। इस बार जो है मोदी जी की वापसी नहीं होगी। मोदी जी हर स्तर पे फेल हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, इन्होंने पूरे इलाहाबाद की जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से फीस इसकी 4 गुना कर दी। बच्चे जो गरीब बच्चे पढ़ने वाले थे वो अपना एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। कल जिस तरह से चंद्रयान 3 का जो मिशन रहा है हमारे वैज्ञानिकों द्वारा, कहीं न कहीं निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी की सरकार की बहुत बड़ी सहभागिता से हम उस स्तर तक पहुंच पाए। अभी चर्चा कर रहे हैं कि चंद्रयान 3 का श्रेय भी मोदी गवर्नमेंट को जाता है, आप इस पे क्या कहेंगे? लोकसभा 2024 को लेकर के खबरों के खिलाड़ी की टीम का चुनावी यात्रा लगातार जारी है और चुनावी यात्रा के क्रम में हम एक ऐसे जगह पे आ गए हैं जहां छात्र जो होते हैं अपने भविष्य को संवारने के लिए आते हैं। कोई डॉक्टर बनने का सपना लेकर, कोई इंजीनियर बनने का सपना लेकर और कोई अधिकारी बनने तक का सपना लेकर प्रयागराज में आता है। और प्रयागराज में आए हैं तो प्रयागराज में छात्रों के बीच, यहाँ के कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधियों के बीच में, नेताओं के बीच में हम यहाँ का माहौल भांपने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम बाजार में उपस्थित हैं, यहाँ कुछ लोग हैं हमारे साथ। 2024 का चुनाव नज़दीक है सर, और यहाँ से देखा जाता है कि प्रयागराज से हम हमेशा आंदोलन उठता रहता है। छात्र जो होते हैं हमेशा आंदोलन करते रहते हैं अपने हित के लिए। तो सबसे पहले तो सवाल ये होना चाहिए हमारा कि छात्रों को लेकर के वर्तमान सरकार कितना प्रतिशत सत्य साबित हुई है, या आप कितने खुश हैं? निश्चित तौर पर प्रयागराज एक शिक्षा की राजधानी कही जाती है। यहाँ पे पूर्वांचल का, पूरब का ऑक्सफोर्ड और पूर्वांचल से लेकर के पूरे कई प्रदेशों के छात्र आते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन पिछले लगभग 9 वर्षों में देखा जाए तो जिस तरह से केंद्र की सरकार के द्वारा छात्रों की उपेक्षा की गई है, सबसे ज़्यादा लाठियाँ छात्र अगर कभी पाए तो 2014 से 2023 के बीच में पाए हैं। यह खुलेआम आंकड़ा है। भर्तियों में जितना पर्दाफाश होता जा रहा है कि भैया पेपर देने जाओ, पेपर लीक हो जाए, नियुक्ति आपको मिल नहीं रही है, बेरोजगारी का दर बढ़ रहा है, बेरोजगारी के दर बढ़ने के साथ साथ महंगाई भी बढ़ रहा है। तो एक किसान का लड़का जिसके पिताजी किसान हैं, खेतों में काम कर रहे हैं और वहाँ से आमदनी खेती की मिले नहीं रही, किसानों के भी आय दोगुनी की बात हुई, और यहाँ पर छात्र आके अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। आपको भाई साहब बता दें कि इलाहाबाद में 10 बाई 10 के कमरों में छात्र जब पढ़ाई करते तो हवन कुंड में वो तपते हैं, और इस कदर तपते हैं कि अपने आप को वो एक सोना बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, लेकिन भर्ती ही नहीं है। यही सरकार जो है डिजिटल इंडिया के थ्रू जो है वो एजुकेशन सिस्टम को जोड़ने की बात कर रही है, कह रही है कि सब कुछ आसान किया जा रहा है छात्रों के लिए, और आप इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं कि 2014 से लेकर आज तक जो है वो एजुकेशन सिस्टम गिर गया है। ऐसा क्यों? आसान, डिजिटल की बात करें तो डिजिटल से आसान नहीं, आसान तो ठीक है, लेकिन विनाश भी तो आप कर रहे हैं। जितना आप आसान कर रहे हैं उतना विनाश कर रहे हैं। आज के स्थिति में डिजिटल और न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे हम अगर बात कर लें, 2022 में पॉलिसी आई थी, उसको अगर आप गंभीरता से देखिए तो वहाँ भी अवहेलना हो गई है छात्रों की। आप 69,000, मैं प्रदेश की अगर बात करूँ तो 69,000 शिक्षक भर्ती में 68,500 पिछड़ी जाति के जो हैं लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उनको उनका आज तक सरकार हक नहीं दिला पाई और दूसरा टर्म का चुनाव भी जीत गई। तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ने का जो तौर तरीका है इसको तो बदल दिया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, इस पर कोई चर्चा की बात नहीं हो रही है, और इस पर आप चर्चा करिए तो तुरंत आपका काम लग जाएगा। तो आज के समय में एक युवा होने के नाते, एक छात्र होने के नाते सबके मन में हताशा बैठी हुई है। और आप देखे होंगे महिला अभ्यर्थियों को यही लखनऊ की सड़कों पे उन लोगों ने अपने बाल का मुंडन करवाया, तो किसी को शौक नहीं लगा है अपने छोटे छोटे 1 साल 2 साल बच्चों को लेकर के कोई आंदोलन प्रदर्शन कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि मेरी आजीविका चली, मैंने जो अपना पढ़ाई किया है वो एक सदुपयोग हो जाए। तो छात्रों के साथ तो निश्चित तौर पर धोखा हुआ है। 2024 नज़दीक है, आप वोट करने जाएंगे तो क्या सोच कर जाएंगे? हम सोच कर जाएंगे, पढ़ा लिखा जो होगा, ये तो अशिक्षितों की सरकार है जो है,
इसमें शिक्षा की न कोई बात की जा रही है, न किसानों की कोई बात की जा रही है। जो गरीब है वो गरीब होता चला जा रहा है, पूंजीपति जो है और अमीर होते चले जा रहे हैं। तो थोड़े शब्दों में जानना चाहें, इंडिया की सरकार या फिर से मोदी की जय जयकार? इंडिया गठबंधन बना है। इंडिया गठबंधन। हाँ, इंडिया गठबंधन। हाँ। चलिए, क्या लगता है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी 2024 में या फिर से मोदी की जय जयकार होगी? परिवर्तन तो जरूरी है भाई। हम तो चाहते हैं इंडिया की सरकार बने। आप परिवर्तन जरूरी कह रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा? क्योंकि उसमें जितने भी दल शामिल हैं, सभी दल के नेताओं के अंदर एक महत्वाकांक्षा है कि वो प्रधानमंत्री बने, वो प्रधानमंत्री बने। कौन नेतृत्व करेगा? अब देखिए, ये तो बात की बात है। पहले चुनाव तो जीते, पहले गठबंधन वाले चुनाव तो जीते, इसके बाद तो विचार करेंगे। परिवर्तन बोला तो जाहिर सी बात है गठबंधन चुनाव जीत रही हो। गठबंधन चुनाव जीतेगी, गठबंधन में बनाया जाएगा नेता, विपक्ष का नेता जो बनेगा नेता, बहुमत में सरकार आएगी तो उसके विकास नेता बनाया जाएगा। विपक्ष के भाई जो इंडिया मतलब उसका बनता है, उनकी बहुमत बनती है तो उसमें बहुमत दल का नेता बनाया जाएगा। तो है ही है। क्या लगता है शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, रोजगार के ऊपर या सरकार काम की है? 2024 में पुनः मोदी वापस आएंगे या फिर से इंडिया की सरकार बनने वाली है इस बार? नहीं, इस बार जो है मोदी जी की वापसी नहीं होगी। मोदी जी हर स्तर पे फेल हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, इन्होंने पूरे इलाहाबाद की जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से फ़ीस इसकी 4 गुना कर दी। बच्चे जो गरीब बच्चे पढ़ने वाले थे वो अपना एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, और ये स्वास्थ्य में भी बिल्कुल फेल हैं। इनके ये जो छापा मार उप मुख्यमंत्री हैं वो बिल्कुल ही एकदम बेकार हैं। कई बार वो आए यहाँ पे, लेकिन डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं रहते, समय से नहीं। और अस्पतालों में जो है हमारे इलाहाबाद से तो कई मरीजों ने, उनके बच्चे ख़त्म हो गए तो उन्होंने अपने कंधे पे वो ले गए अपने घर तक। न एम्बुलेंस इनकी ठीक से चल रही है, न पुलिस सेवा, किसी भी मुद्दे पे ये सफल नहीं है। ये सफल नहीं है, आप बता रहे हैं कि मोदी किसी भी मुद्दे पे सफल नहीं है, लेकिन लाल किला से 15 अगस्त को मोदी ने कहा कि अगले साल मैं फिर आऊँगा। तो वो कहने की बात है। अब उनके पास ईडी है, उनके पास सीआईडी है, वो इसके ज़रिए चाहे जो बन जाए। उनके पास भ्रष्टाचार है, चुनाव आयोग भी उनका है। हाँ, चाहे जिस प्रकार से बन जाएं, और नहीं तो जनता तो उनको वोट नहीं करेगी। हाँ, अब कोई लड़ने से पहले तो हार नहीं जाएगा। और उनके पास ईडी है, बुलडोजर है, वो तो ज़बरदस्ती भी वोट ले रहे हैं, तो उसमें क्या कहेंगे आप? क्या कर रहे थे? जैसे नेता लड़ने के पहले थोड़ी हार जाएगा। हाँ। तो ऊपर तो बोलेंगे मैं फिर आ रहा हूँ, तो बोलेंगे ही। तो उन्होंने लाल किला पे आने के बाद की, 15 अगस्त पे झंडा फहराने के बाद की। तो वहीं तक मतलब लड़ने के पहले थोड़ी हार जाएंगे। उनसे पूछा जाए, एक बार राजनाथ सिंह पूछा कि आप तो बोलेंगे मैं जीत रहा हूँ, तो बोला कि क्या लड़ने के पहले हार जाऊँगा? लड़ने के पहले हार जाऊँगा, इसलिए भाई लड़ने के पहले थोड़ी हार जाएंगे। तो कोई भी नेता बोलेगा मैं जीत रहा हूँ, नहीं, वो तो अलग व्यवस्था की अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है जो टेक्नोलॉजी। इस बार 2024 में क्या होने वाला है? इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार या फिर से मोदी की जय जयकार? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पुनः भाजपा की सरकार बनेगी। पूरा देश भाजपा के सारे कामों से संतुष्ट भी है, खुश भी है। कल जिस तरह से चंद्रयान 3 का जो मिशन रहा है हमारे वैज्ञानिकों द्वारा, कहीं न कहीं निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी की सरकार की बहुत बड़ी सहभागिता से हम उस स्तर तक पहुंच पाए हैं। निश्चित तौर पे 2024 में फिर से भाजपा की सरकार बनने का तय है। भैया, चंद्रयान 3 के बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं कि चंद्रयान 3 का श्रेय भी मोदी गवर्नमेंट को जाता है, आप इस पे क्या कहेंगे? इसरो के सभी वैज्ञानिकों के हम आपके चैनल की तरफ से, आपके दर्शकों की तरफ से बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज हम भारत का तिरंगा चांद पर लहराने वाले देश बन चुके हैं, अमेरिका और चाइना के बाद। निश्चित तौर पर देखिए, सरकार का रोल उस दिन भी होना चाहिए जब फेल हुआ था, तो उस दिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो आप नहीं लेंगे जहाँ गलत हो गया। और वैज्ञानिकों को श्रेय दीजिए ना भाई साहब, वो मतलब कितना अपने 24 घंटा तप करके, मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ कि आज जहाँ पर पूरा देश उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा था, वहाँ कोई पार्टी की बात नहीं थी, वह हमारे गर्व का विषय था, वो हमारे तिरंगे का विषय था, वो हमारे इसरो के वैज्ञानिकों का विषय था। यहाँ पे कोई सरकार का विषय नहीं हो सकता है। मैं चाहता हूँ सरकार का ही विषय था, इस वजह से सरकार वहाँ तक आ पाई है। आपको याद होगा 2008 में जब इसरो को जब पहली बार उसने चंद्रयान पे यात्रा शुरू की थी, तब भी फेल हुए थे, तब कांग्रेस की सरकार थी। 19 में हम फेल हुए, हमने 23 में कर दिखाया। कहीं न कहीं सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, आपको मानना पड़ेगा ये चीज़।
सरकार का योगदान रहा है। आपने खुद ही स्पष्ट किया कि कांग्रेस ने इस अभियान को शुरू किया, कांग्रेस के समय नींव रखी गई और आज जाके भाजपा के समय पूरा कर लिया गया। तो इसका श्रेय सीधे तौर पे मैं पूछना चाहता हूँ कि वैज्ञानिकों को जाता है कि मोदी सरकार को जाता है? वैज्ञानिकों को प्रथम दृष्टिया जाता है, दूसरी दृष्टिया सरकार को जाता है, मोदी जी को जाता है। अच्छा, चलिए चंद शब्दों में आपसे कुछ और भी जानना चाहते हैं। यहाँ तमाम लोग थे, उन्होंने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब मामलों में जो है मोदी गवर्नमेंट एकदम फेल है। यहाँ के कुछ छात्रों का आरोप था, हम अभी चर्चा कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता है। मैं भी एक छात्र हूँ, मैं भी यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ, वकालत किया है मैंने, पढ़ाई करके अभी अपने व्यक्तिगत कामों में मैं व्यस्त हूँ। अपनी अपनी देखने की दृष्टि है, फ़िलहाल ऐसा कुछ है नहीं। कहने को तमाम आरोप लगते रहते हैं और इसी आरोपों के तहत हम लोग जो है आज विधानसभा लोकसभा में स्थापित भी हैं, सिर्फ आरोपों के कारण। ठीक है, देश और जनता जानती है, तथाकथित लोगों के कहने से कुछ नहीं होता है। कितनी वैकेंसी कंप्लीट हुई भाई? वैकेंसियाँ तो तमाम कंप्लीट होती रहती है, आप वैकेंसियों पे क्यों जा रहे हैं? नहीं, हम चूँकि प्रयागराज में आए हैं और यहाँ छात्र जो होते हैं अधिकारी बनने का ख्वाब लेके, इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का ख्वाब लेकर आते हैं, तो यहाँ जानना जरूरी है। कहीं ना कहीं सरकार भी इस पर पूर्णतः ध्यान दे रही है, काम भी कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर वैकेंसियों की तुलना करेंगे तो सपा सरकार में तमाम वैकेंसियाँ लटकी पड़ी थी, उसके पहले भी कांग्रेस की सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियां फंसी पड़ी थी। 2 करोड़ नौकरी में कितना आप लेंगे? आप ऑप्शन ढूंढिए ना, सरकार आपको ऑप्शन दे रही है, तमाम चीज़ों पे ऑप्शन दे रही है, आप उसको फॉलो करिए। क्या भैया 2 करोड़ नौकरी कंप्लीट हो गई कि नहीं हुई? हाँ, हो गई 2 करोड़ नौकरी। 9 साल में 18 करोड़ लोग को नौकरी मिल गई। आंकड़े आप भी देख रहे हैं, और 15 लाख रुपए भी मिल गए। इस बात का जवाब जनता ये केरल से शुरू कर रही भाई साहब। इस बार आप कर्नाटका में देख लीजिएगा, आप आंध्र में देखिएगा, आप तेलंगाना में देखिएगा, आप छत्तीसगढ़ में देखिएगा, आप बिहार में देखिएगा, आंकड़े आप वहीं बता रहे हैं, आप पंजाब में देखिएगा, वहीं बता रहे क्या हाल होने जा रहा है। सरकार है, जहाँ भाजपा की सरकार है। बारी बारी से सर हम बताएं। ये आंकड़े वो वहाँ बता रहे हैं जहाँ इनकी सरकार है, जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ के आंकड़े ये दे नहीं पा रहे। अभी जैसे मणिपुर की जो हिंसा हुई, ठीक है, अभी लोकसभा में मैं देख रहा था, विपक्ष ने कहा कि जो है इस पर चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए चर्चा, तो वहाँ भी होनी चाहिए, केरल में होनी चाहिए, तेलंगाना में होनी चाहिए, पश्चिम बंगाल में होनी चाहिए। जाति, धर्म, संप्रदाय, महिलाओं की बात करते तो चर्चा तो हर जगह होनी चाहिए ना, सिर्फ मणिपुर में ही चर्चा क्यों होनी चाहिए? उस पर ये चुप रहते हैं, उस पर ये मौन रहते हैं, उन पर विपक्ष मौन रहता है। क्या भाई मणिपुर की हिंसा पे बोल रहे हैं सर? देखिए, मणिपुर की जो दुर्दशा हुई वो सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा और सबने भर्त्सना की। प्रधानमंत्री जी लगभग 90 दिन तक चुप रहने के बाद मात्र 36 सेकेंड बोलते हैं मणिपुर के बारे में, और पूरा विपक्ष सदन, राज्यसभा के एक सांसद को पहले दिन आप डर जाते हैं और निलंबन कर देते हैं बिना किसी मुद्दा के, वो बेल में आ जाते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर हम किसी भी पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है भाई साहब, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल में घटनाएं घटी, राजस्थान में गई, तो वो भी उतनी भर्त्सना होनी चाहिए जितना मणिपुर का। लेकिन जब मणिपुर पे विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है तो आपको वहाँ मणिपुर पे खिलखिला के आप सदन में हंसेंगे जी, हैं, मजाक उड़ाएंगे किसी का। एक सैनिक की पत्नी को सरेआम नंगे करके घुमाया जाता है, ये अब ढोल पीट रहे हैं अपना। जनता तैयार बैठी है, उत्तर प्रदेश में है, 1 साल के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं, किसान पीड़ित है, हर एक वर्ग पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति तक बस इस बात की ताक और उम्मीद लगाया है कि आप आइए, इस बार आइए, बताते हैं 80 में कम से कम देखिएगा ये 70 सीटों पे हारेंगे। यही सपना लेकर के ये लोग जो है 2019 में भी स्थापित हुए थे, मगर जनता ने इनको करारा जवाब दिया है। 24 में फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है। क्यों? क्योंकि किसान, गरीब, हर तबका हमारे साथ है, सरकार के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ है। इस वजह से हम लोग फिर बने, ये सपना है बस इनका, ये एक आइडियोलॉजी। ममता बनर्जी पूरा बंगाल बांग्लादेशियों को घुसपैठ कर दिया, आप उस पर चर्चा नहीं करते हैं। आप बोल रहे थे किसान खुश हैं, भाई साहब से जानना चाहेंगे किसान के आत्महत्या करना बंद कर दिए हैं क्या? क्योंकि पूर्व की सरकारों पे किसानों के आत्महत्या का आरोप लगता था कि आपने किसानों को इतना प्रताड़ित कर दिया कि वो आत्महत्या करने में मजबूर हो रहे हैं। मोदी गवर्नमेंट में आत्महत्या बंद हुई है क्या किसानों की? आप बात कर रहे हैं, अभी किसान का बिल आया था, अब देखे थे थार चढ़ा दिया गया था किसानों के ऊपर। अरे आत्महत्या तो जो कर रहा है वो डाटा है, ये हम मार दे रहे हैं। वहीं सिंधु बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर कितने जवान शहीद, किसान शहीद हो गए थे। तो आप तो हत्या कर रहे हैं, आत्महत्या तो दूर है। ये कांग्रेस के आंकड़े ये बता रहे हैं, कहाँ आत्महत्या नहीं हो रहा है। आप जाइए ग्रामीण अंचलों में, आप तो पत्रकार हैं, मुझे उम्मीद है आप जाते होंगे गाँव में, आप देखते होंगे दुर्दशा। सूखा पड़ा है पूर्वांचल में, 2 दिन बारिश हुई है, कौन सी सरकार आके यहाँ पे बता रही, प्रदेश की या फिर केंद्र की?
सूखा की स्थिति तो लगातार है। हमने भी देखा था चंदौली जनपद, जिसे कृषि प्रधान जनपद कहा जाता है, वहाँ भी सूखा था। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भैया ने कहा किसान खुशहाल, हर एक आम जनमानस खुशहाल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वास्तविक सच्चाई है ये धरातल तक, या मामला कुछ और देखने को है? मामला कुछ और है। देखिए भैया, जैसे हम कुराव से आते हैं, कुराव तहसील है प्रयागराज की, वहाँ भी 2-3 दिन खाली बारिश हुई है, एकदम सूखाग्रस्त है। और अगर खाद की बात की जाए तो पहले 50 किलो की बोरी थी, वही दाम भी बढ़ गया और 45 किलो की बोरी हो गई है। तो किसान कहाँ से खुशहाल है? किसान तो दिन पर दिन कमज़ोर होता चला जा रहा है और सूखाग्रस्त घोषित करना चाहिए, कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इतनी लागत से जो है। सांसद कौन है आपके एरिया? हमारे एरिया के सांसद ये हैं रीता जोशी जी। रीता बहुगुणा जोशी, उनके कार्यकाल से कितने खुश हैं आप? उनके कार्यकाल से तो वो तो कभी दिखाई नहीं दी, तो क्या खुश हैं? कुराव में तो कभी गई ही नहीं। अब यहाँ मेजा और करछना जाती हैं कि नहीं? क्या भैया, आपकी संसद का भी नाम रीता बहुगुणा जोशी है? जी जी, मैं करछना विधानसभा से आता हूँ। हाँ, तो मेरी जो है सांसद जी वही हैं, लेकिन वो महोदया जी कभी दिखाई ही नहीं दी। दिखाई कब देंगी? जब बाढ़ राहत पीड़ितों को सब्जी बांटना होगा तो दिखाई देंगी, और कभी जो है तहसील मुख्यालय पे आना होगा तब दिखाई देंगी, और कोई इनके पास काम नहीं है। कभी भी क्षेत्र में नहीं दिखाई दी। सांसद को जानते हैं अपने, क्या नाम है? सांसद सर अपने केसरी देवी पटेल है, अपने इलाहाबाद ये फुलपुर से। और रही बार मेरा कहना ये है कि रेल जो हम लोग फुटपाथ पे जो दुकान लगाते हैं, कुछ उससे हमको बात करनी है। बात ये कहना है कि जब से ये सरकार बनी है तब से हम देखा जा रहा है कि हम लोग रेल पट्टी पे दुकान सही से लगाया भी नहीं जाता है, और दूसरी चीज़ बहुत परेशान किया जाता है। परेशान इसलिए किया जाता है कि जैसे कोई 4 गाड़ी या कुछ भी कोई सामने कुछ होता है तो तुरंत के द्वारा नगर निगम की बात कर रहे हैं शायद आप? मैं नगर निगम में बात तो कर ही रहा हूँ, प्लस अपनी जो सरकार में उसकी भी मैं बात करना चाह रहा हूँ। बात ये बड़ी बातें बोलते हैं कि जो रेल पट्टी में दुकान लगा रहे हैं उनके लिए ये योजना है। जब मैं उस योजना का लाभ लेने जाता हूँ तो वहाँ पे कुछ सुनाई नहीं होती है। रेहड़ी पटरी व्यवसायियों की कोई समिति तो होगी ना यहाँ पे? रेल पटरी पे सुनवाई सर जैसे ये है कि बोला जाता है कि आप 10 लाख रुपए लोन ले लीजिए या 20 लाख रुपए आप लोन ले लीजिए। तो वहाँ पे जाते हैं तो बहुत परेशानियाँ होती हैं। वहाँ पे ये बताते हैं कि आप कि आप ये नहीं, ये चीज़ लेके, ये चीज़ ये कुल मिला के ये देखा जाए कि जो चीज़ बोलते हैं मोदी जी की ये काम आसानी से, लेकिन वो काम वो आसानी से नहीं हो पाता, जिससे हम लोग हर रेल पट्टी वालों को बहुत दिक्कतें होती हैं। मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, आपकी सांसद आपने अभी बताया, क्या नाम बताया? केसरी देवी पटेल। केसरी देवी पटेल जी। अभी उनके कार्यकाल से कितने खुश हैं? वो काम हम नहीं कराती हैं। मोदी जी तो प्रधानमंत्री ना हो गए जी। अभी सर बात ये जो हमारी सांसद थे तो जिससे केसरी देवी पटेल हैं, तो वो जब चुनाव कोई भी आता है, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे वो लोकसभा का हो, जब चुनाव आते हैं तब वो सामने वोट लेने के लिए कुछ ना कुछ बोल के चले जाते हैं, कुछ कह के चले जाते हैं। और जब चुनाव जैसे ख़त्म वैसे सब कुछ ख़त्म। वो जनता को भूल जाते हैं कि जनता के साथ क्या सेवा करना है, क्या सेवा नहीं करना है। 2024 में किसकी सरकार? 2024 में तो आने वाले समय ही बताएगा ना किसकी सरकार बनती है। मूड नहीं बना है मतलब? अभी मूड बना नहीं है। मूड कब बन जाए वो ऊपरी वाला बताएगा। लोगों को देख के मूड बनेगा ना। अभी आप सुन रहे थे, यहाँ प्रयागराज में हम उपस्थित हैं चुनावी यात्रा के क्रम में। प्रयागराज की जनता से हमने सीधे तौर पे बेबाकी से बात की है कि 2024 में इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार या फिर से होगी मोदी की जय जयकार। सभी लोगों ने बेबाकी से अपनी बातें रखी। ऐसे ही चुनावी यात्रा का क्रम हमारा जारी रहेगा और खबरों की लड़ाई की टीम अलग अलग स्थानों पर जाती रहेगी, जनमत का राय आपके तक पहुँचाती रहेगी। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी आशीष के साथ मैं भी सुजीत कुमार। जय हिंद, जय भारत।